अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाँ, दिस इज़ द सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ दिस इज़ द सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ और कोर्स। इसमें हम ब्रीथिंग मैकेनिज़्म के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और लंग्स का जो मैकेनिक्स हैं। ये 4 टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे और इसमें जो सब टॉपिक्स होंगे वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। तो आज हम जनरली रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होते हैं और इसकी फंक्शंस क्या हैं और किस तरह एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं इन आवर लंग्स एंड आवर बॉडी। So respiration is the process in which oxygen is consumed by the body and the carbon dioxide that produced during metabolic activities inside the cell and tissues are removed. इस प्रोसेस को हम कहते हैं respiration। अगर आप लोगों को याद हो तो ये बात हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन सेल के अंदर जाके वहाँ पर जो फूड की मॉलिक्यूल है उसको ऑक्सीडाइज करते हैं ताकि उससे एनर्जी रिलीज़ हो जाए। लेकिन एनर्जी के साथ साथ उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनते हैं। ये जो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन है एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में क्या फ़र्क है? तो रिस्पायरेशन इज़ बेसिकली द रिडॉक्स रिएक्शन दैट अकर इनसाइड द सेल इन विच द ऑक्सीजन इज कंज्यूम एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। बट लेकिन जो ब्रीथिंग का मैकेनिज़्म है वो बेसिकली द इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को हम कहते हैं कि किस तरह ये ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आती है और किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होते हैं। तो उस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं या वेंटिलेशन उसको हम कहते हैं, जबकि रिस्पायरेशन इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। वेंटिलेशन इज़ वन ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिस्पायरेशन। ठीक है, ये जो वेंटिलेशन है ये रिस्पायरेशन का एक स्टेप होता है। रिस्पायरेशन का बेसिक मकसद क्या है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाए ताकि उस प्रोसेस ऑफ एनर्जी लिबरेशन हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो चुके हैं उसको रिमूव किया जाए। रिस्पायरेशन की 4 कंपोनेंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ द पल्मोनरी वेंटिलेशन, कि किस तरह ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर आती है और किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से लॉस होती है। दिस इज़ कॉल्ड पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीथिंग। नंबर 2 द गैसियस एक्सचेंज। अब जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर आ चुके हैं तो ऑब्वियसली वो हमारे लंग्स के अंदर आएंगे। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी में बन चुके हैं इनसाइड द टिश्यूज़, वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है इनटू द लंग्स। ठीक है, तो अब आपके साथ लंग्स में 2 तरह की गैसेस मौजूद है, एक ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी, वो बॉडी के अंदर जाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ वेस्ट, वो बॉडी से बाहर जाएंगे। जो एक्सचेंज होती है बिटवीन द ब्लड एंड लंग्स, दैट इज़ कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। उसमें क्या होते हैं कि ऑक्सीजन लंग से ब्लड के अंदर चले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स के अंदर आ जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। नंबर 3 इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ऑक्सीजन का लंग्स से एंटर हो चुके हैं इनटू द ब्लड, वो आगे सेल तक किस तरह जाएंगे। दूसरी तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल में प्रोड्यूस हो चुके हैं वो लंग्स की तरफ कैसे आएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस विच ऑब्वियसली द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड द फोर्थ वन इज़ द इंटरनल वेंटिलेशन। इंटरनल वेंटिलेशन का मकसद ये है कि जो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू पहुंच चुके हैं फ्रॉम द लंग्स टू द सेल, तो वो सेल के लेवल पर किस तरह डिफ्यूज़ होंगे फ्रॉम द ब्लड टू द सेल, और वहाँ पर सेल के लेवल पर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो चुके हैं वो किस तरह आएंगे इनटू द ब्लड। जो सेलुलर लेवल पे वेंटिलेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल वेंटिलेशन। ठीक है, तो हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ द inhalation and exhalation which is called pulmonary ventilation,
कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन किस तरह लंग्स के अंदर आएंगे और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह एटमॉस्फेयर में जाएंगे। दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी वेंटिलेशन या एक्सटर्नल वेंटिलेशन। द सेकंड वन इज़ कि ब्लड और लंग्स के दरमियान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला किस तरह होगा, विच इज़ कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। द थर्ड स्टेप इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, कि लंग्स से ऑक्सीजन सेल की तरफ किस तरह जाएंगी और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स की तरफ किस तरह जाएंगे। दिस इज़ द ट्रांसपोर्टेशन। एंड द फोर्थ वन इज़ द इंटरनल वेंटिलेशन, इन विच जो ऑक्सीजन ब्लड में है वो सेल के अंदर किस तरह जाते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर है वो ब्लड में किस तरह आएंगे। अब रिस्पायरेशन कब स्टार्ट होते हैं? इंट्रायूट्राइन लाइफ में जब फीटस माँ के पेट के अंदर होते हैं तो वो रिस्पायरेशन या ब्रीथिंग के प्रोसेस उसमें नहीं होते। उसके जो लंग्स होते हैं वो कोलैप्स होते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो मदर की ब्लड पूरी करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिमोट है वो भी मदर ब्लड के थ्रू होते हैं। तो वहाँ पर कोई वेंटिलेशन, कोई ब्रीथिंग की ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो लंग्स होते हैं वो कोलैप्स होते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हो जाते हैं सो दे द नर्स और द डॉक्टर प्रोवाइड सम फोर्स टू द बेबी ताकि वो क्राई करे, वो चीख पड़े। चीखने से क्या होगा कि वो थोड़ा सा एयर को इनहेल करेंगे, जिसकी वजह से उसके लंग्स इन्फ्लेट हो जाते हैं और प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग जो है वो फिर वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, टेल द डेथ जो है वो फिर ब्रीथिंग करते हैं। अब एक टर्म्स यूज़ होता है रिस्पायरेटरी रेट। रिस्पायरेटरी रेट हम किसे कहते हैं? सो इट्स द नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट, कि एक मिनट में हम कितनी दफ़ा ब्रीथिंग करते हैं। अब ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग कंप्राइजेस टू फेजेस, एक है उसमें इनहेलेशन, दूसरा है इसमें एक्सहेलेशन। सो इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ ब्रीथिंग पर मिनट जो है उसको हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेटरी रेट। अब ये वेरी करते हैं डिफरेंट एज ग्रुप में। बच्चों में ये ज़्यादा होते हैं, न्यूबॉर्न में 30 to 60 मिनट, लेकिन जैसे उसकी उम्र बढ़ते जाते हैं तो ये जो रिस्पायरेटरी रेट है ये डिक्रीज़ होते हैं और एडल्ट में एट इज़ 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट। ये नॉर्मल की हम बात करते हैं, ना कि पोस्टफुल रिस्पायरेटरी डिजीज़ नहीं है, जितने भी खा सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल है वो हमारे पास ये है। अब रिस्पायरेशन की टू टाइप्स है। एक्सटर्नल एक्सपायरेशन, जिसमें हमारे लंग्स और ब्लड के दरमियान गैसेस एक्सचेंज होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन में क्या होते हैं? जो ब्लड और टिश्यू के दरमियान गैसेस एक्सचेंज होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल रिस्पायरेशन। ठीक है, सेलुलर लेवल पे क्या है उसको हम इंटरनल कहते हैं और लंग्स के लेवल पे हम उसको एक्सटर्नल कहते हैं। अब फेजेस क्या है? जिस तरह मैंने बता दिया कि इंस्पायरेशन जिसमें हम ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं, एयर बाहर से लेते हैं, ठीक है, और एक्सपायरेशन जिसके थ्रू हम एयर बाहर निकालते हैं। अब इसमें फ़र्क क्या है कि इंस्पायरेशन इज़ द एक्टिव प्रोसेस व्हाइल द एक्सपायरेशन इज़ पैसिव प्रोसेस। जो इंस्पायरेशन प्रोसेस हम इनिशिएट करते हैं तो उसके लिए हमारे साथ एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, हम मसल को, हमारी मसल जो है वो उसमें मोमेंट करते हैं और मसलकुलर मोमेंट के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि दैट इज़ द एक्टिव प्रोसेस। जबकि एक्सपायरेशन जो है वो फिर खुद ब खुद होते हैं आफ्टर द इंस्पायरेशन, उसके लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए हम उसको पैसिव प्रोसेस कहते हैं। अब थोड़ा सा एनाटॉमी की तरफ आते हैं। तो रिस्पायरेटरी ट्रैक की जब हम अगर हम बात करें तो रिस्पायरेटरी ट्रैक वो पाथवे है, वो पैसेज है जिसके थ्रू एयर मोमेंट करेंगे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों के दौरान। जो पैसेज, जिस पाथवे के थ्रू ये एयर अंदर और बाहर जाते हैं उसको हम रिस्पायरेटरी ट्रैक कहते हैं। रिस्पायरेटरी ट्रैक को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एक को हम कहते हैं अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक और दूसरे को हम कहते हैं लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द नोज़, फिर नोज़ के बाद हमारे पास फेरिंग्स आते हैं। फेरिंग्स के तीन पोर्शन है, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लारिंगोफेरिंग्स। फिर इससे नीचे वो ओपन होते हैं इनटू द लैरिंग्स एंड देन द वोकल कॉर्ड। तो यहाँ तक नोज़ से लेकर वोकल कॉर्ड तक ये जो पोर्शन है
जिसके थ्रू एयर की पैसेज होती है तो हम इसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। जबकि इससे नीचे जो पाथवे आती है फॉर द एयर पैसेज उसको फिर हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं, जिसमें हमारे पास ट्रैकिया है, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के फिर फर्दर टाइप से आगे हम डिस्कस करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है, टर्मिनल एंड रेस्पिरेटरी, ये सब ब्रोंकाई में आते हैं। एंड फाइनली द लंग्स पैरेन्काइमा। ये देखिए हमारे पास पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक दिया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉस्ट्रल, यहीं से स्टार्ट होते हैं और लंग्स तक, ये जो है ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है। अब इसको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। यहाँ तक का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, दिस इज कॉल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये आपके साथ हो गए अपर, और इससे जो नीचे रह जाते हैं दैट इज कॉल्ड द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। यानी ट्रेकिया से ऊपर जो स्ट्रक्चर है इसको हम अपर कहते हैं, और ट्रेकिया से जो नीचे स्ट्रक्चर है उसको हम लोअर कहते हैं। अब ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री क्या है? सो ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री इज द स्ट्रक्चर, इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। ट्रेकिया तो सिंगल है लेकिन ब्रोंकाई की फर्दर टाइप्स हैं। तो ये जो पूरा ट्री बनते हैं, ठीक है, इसको हम ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री कहते हैं। इसकी कंपोनेंट क्या है? सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज द ट्रेकिया, ठीक है। अब ट्रेकिया जो है एक पॉइंट पे ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म इस तरह होते हैं कि वो दो ग्रुप्स, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और उस पॉइंट को हम कहते हैं कैराइना। ये देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ट्रेकिया है, तो द ट्रेकिया डिवाइड इनटू टू फर्दर पार्ट्स विच इज़ कॉल्ड ब्रोंकाई। तो इस स्पेसिफिक पॉइंट जिस पर ट्रेकिया डिवाइड होते हैं इसको हम कहते हैं कैराइना। अब ये दो में डिवाइड हो चुके हैं, सो जो दो ब्रोंकाई यहाँ पर बनते हैं इसको हम कहते हैं प्राइमरी और मेन ब्रोंकाई। अब डायग्राम की तरफ अगर हम जाए, ये देखें ट्रेकिया है, कैराइना की पोजीशन पे ये दो में डिवाइड हो चुके हैं, राइट और लेफ्ट में। ये देखिए राइट और लेफ्ट, ठीक है। तो द फर्स्ट वन इज़ द प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट एंड राइट। फिर आगे दोनों ब्रोंकाई जो है आगे जाते हैं, ठीक है, और लंग्स के अंदर फिर ये जो ट्रेकिया और प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं ये लंग्स से बाहर होते हैं। लेकिन जैसे प्राइमरी ब्रोंकाई या मेन ब्रोंकाई बन जाते हैं तो एट एंटर द लंग्स, ठीक है, और जिस पोजीशन पे ये लंग्स में अंदर होते हैं उस पोजीशन को हम कहते हैं हाइलम। वो डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन के थ्रू ये हम ये जो है एंटर होते हैं into the lungs which is called hilum, ठीक है। सो इनसाइड द लंग जब ये चले जाते हैं तो दे आर फर्दर डिवाइडेड into ब्रोंकाई, हर एक राइट और लेफ्ट दोनों, ठीक है। और जो इनसाइड द लंग ये डिवाइड होती है उसको फिर हम सेकेंडरी ब्रोंकाई कहते हैं। सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर फर्दर डिवाइड होते हैं into the टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक है। अब टर्शरी ब्रोंकाई राइट और लेफ्ट में डिफरेंट है। राइट में हमारे पास 10 है जबकि लेफ्ट में हमारे पास 8 है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द लंग साइज, क्योंकि राइट लंग बड़ा है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट। इनसाइड द लंग अगेन टर्शरी ब्रोंकाई इज डिवाइड इनटू द ब्रोंकियूल्स, वो बार बार डिवाइड होते हैं एंड फाइनली एट फॉर्म द ब्रोंकियूल्स। सो फर्स्ट वन हमारे पास प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी एंड देन ब्रोंकियूल। अब ब्रोंकियूल जो है इट कंटिन्यू, वो आगे ही कंटिन्यू होते हैं, वो डिवाइड जो है नहीं होते। लेकिन जब ये आगे कंटिन्यू होता है और एक ख़ास पॉइंट पे जिस पे उसके डायमीटर 1 मिलीमीटर या उससे कम हो जाते हैं तो फिर हम इसको ब्रोंकियूल नहीं बल्कि टर्मिनल ब्रोंकियूल कहेंगे। वही सेम ब्रोंकियूल होंगे लेकिन डायमीटर के ऊपर डिपेंड है। अगर डायमीटर 1 से ज़्यादा है तो हम इसको ब्रोंकियूल कहेंगे, अगर डायमीटर 1 है या 1 से कम है तो फिर हम इसको टर्मिनल ब्रोंकियूल कहेंगे। अब टर्मिनल ब्रोंकियूल जो है आगे जाकर फिर डिवाइड होते हैं, ठीक है, और उससे जो नई ब्रोंकियूल बनते हैं दे आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियूल। अब रेस्पिरेटरी ब्रोंकियूल की जो डायमीटर है दैट विल बी 0.5 मिलीमीटर आर लेस। अगर 1 और 0.5 के दरमियान है तो इसको हम टर्मिनल ब्रोंकियूल कहेंगे, लेकिन अगर 5 या इससे 0.5 या इससे कम है तो फिर हम इसको रेस्पिरेटरी ब्रोंकियूल कहेंगे। सो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है।
पहले ट्रेकिया विच डिवाइड इनटू द ब्रोंकाई, मेन ब्रोंकस या प्राइमरी ब्रोंकस, द प्राइमरी ब्रोंकस एंटर इनटू द लंग थ्रू द हाइलम, और वहाँ पर फिर वो डिवाइड होकर सेकेंडरी बनाते हैं, सेकेंडरी फिर डिवाइड होकर टर्शरी बनाते हैं, ठीक है। और टर्शरी फिर आगे कंटिन्यू होते हैं, जब उसका डायमीटर 1 से कम हो जाते हैं तो इट बिकम ब्रोंक्यूल एंड देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल फिर आगे जब उसका डायमीटर 0.5 से लेस हो जाते हैं सो इट बिकम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। अब यहाँ पर एक टर्म्स यूज़ होता है रेस्पिरेटरी यूनिट। यहाँ तक जो पाथवे था नोज से लेकर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल तक, इसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। फिर उसको अपर और लोअर में हमने डिवाइड किया। फिर जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें दो ब्रांचेस हैं, एक है हमारे पास ट्रैकियोब्रांकियल ट्री और दूसरा है हमारे पास रेस्पिरेटरी यूनिट। ये देखिए ये हो गया आपके साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू द अपर एंड लोअर, ठीक है। लोअर जो है उसको फर्दर दो ग्रुप्स में दिया है, ट्रैकियोब्रांकियल ट्री, ठीक है, और रेस्पिरेटरी यूनिट। अब ट्रैकियोब्रांकियल ट्री किस तरह था, तो हमारे पास पहले ट्रैकिया डिवाइड इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी इनटू सेकेंडरी, सेकेंडरी इनटू टर्शरी, और टर्शरी फिर ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल फिर आगे जाकर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। अब रेस्पिरेटरी यूनिट की तरफ आते हैं। सो रेस्पिरेटरी यूनिट बेसिकली फॉर्म द पेरेन्काइम ऑफ द लंग्स। पेरेन्काइम ऑफ द लंग्स का क्या मतलब है कि वो पार्ट ऑफ द लंग जहाँ पर जो एक्चुअल प्रोसेस है वो होंगे। एक्चुअल प्रोसेस ऑफ द लंग्स क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो वो पार्ट ऑफ द लंग जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होते हैं दैट इज़ कॉल्ड द रेस्पिरेटरी यूनिट। अब रेस्पिरेटरी यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जो है वो इंक्लूड होंगे। वो स्ट्रक्चर उसमें क्या क्या होंगे, दैट इंक्लूड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्व्यूलर डक्ट, एल्व्यूलर सैक, एंट्रम एंड एल्व्यूलाई। आगे डायग्राम में देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर किस तरह होते हैं। ये देखिए जी, इससे ऊपर जो ट्रैकियोब्रांकियल ट्री थी, लेकिन फाइनली हमने उसमें बात की कि जब डायमीटर ऑफ द ब्रोंक्यूल बिकम 0.5 और लेस सो एट बिकम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। फिर ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो है आगे जाकर डिवाइड होते हैं इनटू द एल्व्यूलर डक्ट, ठीक है। एल्व्यूलर डक्ट ओपन होते हैं इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एल्व्यूलर सैक, ठीक है। एल्व्यूलर सैक की जो अंदर सेल्स होते हैं उसी सेल्स को हम एल्व्यूलाई कहते हैं, लेकिन ये सेल रिप्रीज में होते हैं, उसका सेंट्रल पोर्शन जो है वो हालो होता है, उस हालो स्पेस को हम फिर कहते हैं एंट्रम। सो दिस इज द स्ट्रक्चर विच इन्वॉल्व एंड द गैसियस एक्सचेंज। यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होंगे। तो बाकी जो हमने पाथवे पढ़ा उसका क्या फंक्शन है, उसका फंक्शन जस्ट केयरिंग ऑफ द गैसेस है। वो एक पाथवे प्रोवाइड करते हैं फॉर द एयर पैसेज, वहाँ पर कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होती। गैसेस एक्सचेंज ओनली होती है इन द रेस्पिरेटरी यूनिट, और रेस्पिरेटरी यूनिट में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उस गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। सो दैट इज़ द अबाउट द रेस्पिरेटरी यूनिट। अब एल्विलाई की तरफ आते हैं कि एल्विलाई में बेसिकली क्या है क्या। सो एल्व्यूलर जो एल्व्यूलाई होते हैं दे आर बेसिकली मेड ऑफ एल्व्यूलर सेल्स, ठीक है, जिसको हम न्यूमोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। एल्व्यूलर सेल को हम न्यूमोसाइट्स भी कहते हैं। तो न्यूमोसाइट हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं टाइप 1 न्यूमोसाइट या टाइप 1 एल्व्यूलर सेल, जो कि 95% ऑफ द एल्व्यूलाई इसी से बने होते हैं, ठीक है। एंड दे आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द gaseous exchange between the alveoli and the blood. जो 5% ऑफ द एल्वेलाई रह जाते हैं दे आर कॉल्ड टाइप 2 न्यूमोसाइट्स और टाइप 2 रेस्पिरेटरी सेल, और उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड। जो एल्व्यूलर फ्लूइड है और सर्फेक्टेंट है उसको वो रिलीज करते हैं। सर्फेक्टेंट का फंक्शन क्या होता है, सर्फेक्टेंट हमारे पास एंट्रम
में मौजूद होते हैं। सपोज़ ये एल्वेलाई है, तो इसके एंट्रम में इस तरह एक लेयर बनाया होता है। दे आर बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन, और उसका फंक्शन ये है कि ये हमारे पास जो एल्वेलाई की फोर्सेस है, इलास्टिक और कोहेसिव फोर्स, उन दोनों को ये बैलेंस में रखती है। इलास्टिक फोर्स क्या है कि अगर एल्वेलाई एक्सपेंड हो जाते हैं तो आफ्टर द एक्सपायरेशन एट रिकाइल एंड टू दी एट्स ओन पोजीशन। अगर सरफेक्टेंट ना होता तो ये फॉर लॉन्ग टाइम एक्सपेंड रह जाते, जिससे एम्पाइसीमा काज होता। दूसरा फंक्शन इसका क्या है कि जो कोहेसिव फोर्स है उसको भी बैलेंस करते हैं। कोहेसिव फोर्स क्या करते हैं कि एल्वेलाई को कोलैप्स करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सरफेक्टेंट है एट बेसिकली बैलेंस द रिकॉइल और द इलास्टिक फोर्स एंड द कोहेसिव फोर्स, ताकि एल्वेलाई एक्सपेंड भी ना हो जाए फुली और कोलैप्स भी ना हो जाए। कोलैप्स ऑफ द एल्वेलाई को हम कहते हैं एटेलेक्टेसिस, जबकि एक्सपेंशन ऑफ द एल्वेलाई को हम कहते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, उसको हम एम्फाइसीमा कहते हैं। अब जो लंग्स होते हैं हमारे पास, लंग्स को बाहर की तरफ से एक लेयर ने कवर किया होता है, जिसको हम कहते हैं बाई लेयर ने कवर किया होता है, जिसको हम प्ल्यूरा कहते हैं। बाई लेयर इसलिए है क्योंकि जो प्ल्यूरा है इसके दो पोर्शंस होते हैं, एक आउटर पोर्शन जिसको हम पेराइटल प्ल्यूरा कहते हैं, और एक इनर पोर्शन जो कि लंग्स की पेरेन्काइमा के साथ टच होते हैं, दैट इज कॉल्ड इनर विज़रल लेयर। इन दोनों लेयर्स के दरमियान, विज़रल और पेराइटल लेयर के दरमियान एक स्पेस होता है जिसको हम इंट्राप्ल्यूरल स्पेस कहते हैं, या प्ल्यूरल कैविटी हम इसको कहते हैं। इस प्ल्यूरल कैविटी में हमारे पास अ फिल्म ऑफ फ्लूइड होते हैं जिसको हम इंट्राप्ल्यूरल फ्लूइड कहते हैं। अब ये फ्लूइड कहाँ से आते हैं? सो इट इज़ बेसिकली सीक्रेटेड बाय द विज़रल लेयर। फंक्शन ऑफ द फ्लूइड क्या है? फंक्शन ये है कि जब हमारे पास लंग एक्सपेंड एंड कोलैप्स होते हैं, एक्सपेंड एंड कंप्रेस होते हैं, तो इसी दौरान जो दोनों लेयर्स होते हैं प्ल्यूरा की, इसके दरमियान फ्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो उसी फ्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए जो फ्लूइड होते हैं एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट, ताकि वो प्रेशर फ्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस ना हो जाए। दूसरा ये है कि एट क्रिएट नेगेटिव प्रेशर। अब नेगेटिव प्रेशर किसे कहते हैं? यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर का मतलब जो होता है कि जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक या लंग्स के प्रेशर होते हैं उससे ये कम होता है। कितना कम होता है? -5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये कम होता है। एंड दिस प्रेशर इज बेसिकली हेल्प इन द वेंटिलेशन प्रोसेस एंड द ब्रीथिंग प्रोसेस। जब ये नेगेटिव हो जाते हैं तो फॉर एग्जांपल हम आप लोगों को पता हो कि हमारे पास एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है दैट इज़ 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और लंग्स की जो प्रेशर है दैट इज़ -5 मिलीमीटर। -5 का मतलब ये है कि इट इज़ 755 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो यहाँ पर एक प्रेशर ग्रेडियंट मौजूद है, 760 और 755। तो आप लोगों ने डिफ्यूजन में पढ़ा होगा कि वहाँ पर जो है सब्सटेंसेस या एयर या जो भी केमिकल्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, तो इसीलिए हमारे पास इंस्पायरेशन होते हैं। जब हम इंस्पायर करते हैं एयर को तो ये प्रेशर बढ़ जाते हैं, क्योंकि एयर जो है वो कुछ प्रेशर डालेगा हमारे लंग्स में, तो दिस प्रेशर विल इंक्रीज। जब ये प्रेशर ग्रेटर देन 760 हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये हो गए आपके साथ 765, सो दिस इज़ देन ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर अगेन ग्रेडियंट बना, तो अब यहाँ से एयर जाएंगे इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट एयर की फ्लो होते हैं। अब ये प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लंग जो है वो हमारे पास है गैसियस एक्सचेंज, प्रोविजन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम है। लेकिन इसके अलावा जो नॉन रिस्पायरेटरी फंक्शन ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक है उनमें हमारे पास है अल्फेक्शन। अल्फेक्शन किसे कहते हैं? सेंसेशन ऑफ स्मेल। वो किस तरह होते हैं? क्योंकि जो नोज़ है दिस इज़ द पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक, और नोज़ का जो म्यूकोजा है उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं अल्फैक्टरी रिसेप्टर।
तो जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उसी केमिकल जब रिलीज़ होके उसी अल्फैक्टरी रिसेप्टर ऑफ द नेज़ल म्यूकोजा के साथ अटैच हो जाते हैं तो वहाँ पर सेंसरी ट्रांसडक्शन होते हैं और हमें सेंसेशन फील होते हैं। दूसरा है वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ वॉइस। तो जो रिस्पायरेटरी ट्रैक का हिस्सा है लेरिंग्स एंड वोकल कार्ड, उसको हम कलेक्टिवली साउंड बॉक्स कहते हैं। साउंड बॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर नर्व सप्लाई होते हैं। जो हमारे जहन में ख्याल आते हैं, स्पीच के फॉर्मेशन होते हैं, हमारे जहन में परसेप्शन आते हैं, ठीक है, तो वो परसेप्शन इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ जाती है इनटू द मसल्स ऑफ द वॉइस प्रोडक्शन। दूसरी तरफ हम एक्सपायरेशन के दौरान जो एयर बाहर निकलती है एट प्रोवाइड द ऑसिलेशन टू द वोकल बैंड्स प्रेजेंट ऑन द वोकल कार्ड, ठीक है। तो उस बैंड की मूवमेंट की वजह से वॉइस प्रोड्यूस होते हैं और वो वॉइस आर्टिकुलेट होती है विद द स्पीच दैट इज फॉर्म इन आवर माइंड। द थर्ड वन इज मेंटेनेंस ऑफ वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर भी लॉस होते हैं, ठीक है। तो अगर एक्स्ट्रा वाटर बने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर फिर लॉस होंगे। आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों में आप किसी शीशी के ऊपर एक्सपायरेशन कर ले तो उसके ऊपर वेपर्स बन जाते हैं। ये वेपर्स कहाँ से आते हैं? ये गर्मियों में भी होते हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आते। दैट इज़ बेसिकली द वाटर वेपर्स। द फोर्थ वन इज़ एंटी कागुलेंट फंक्शन। एंटी कागुलेशन किसे कहते हैं? कि जो ब्लड की क्लॉटिंग है उसको प्रिवेंट किया जाए। तो हमारे पास लंग्स के अंदर मास्ट सेल मौजूद है। वो मास्ट सेल एक केमिकल को रिलीज़ करते हैं जिसको हम हेपरिन कहते हैं, और हेपरिन क्या करते हैं? ब्लड की क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। तो वही बात है, जब वाटर लॉस होते हैं इन अ फॉर्म ऑफ स्टीम, इन अ फॉर्म ऑफ वेपर, तो उसके साथ साथ हीट भी लॉस होते हैं। सिंथेसिस ऑफ हार्मोन सब्सटेंसेस, तो मुख्तलिफ केमिकल सब्सटेंसेस को भी रिलीज़ करते हैं लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन, एसिटाइलकोलिन एंड सेरोटोनिन। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल। एयर में मुख्तलिफ डस्ट पार्टिकल मौजूद होते हैं विच कैन इरिटेट आवर larynx, our respiratory tract and cause different infection of the lungs। तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म मौजूद है जो उसी डस्ट पार्टिकल को लंग की तरफ नहीं पहुंचने देते। किस तरह? अगर हम ऐसे एयर को इनहेल करें जिसमें डस्ट हो, तो सबसे पहले जो हमारे नोज़ यानी नॉस्ट्रिल के ऊपर जो हेयर्स होते हैं वो हेयर उसी डस्ट पार्टिकल को एंट्रैप करते हैं। लेकिन अगर डस्ट पार्टिकल बड़े हैं साइज़ में तो वो एंट्रैप होगी, लेकिन अगर छोटे हैं तो फिर वो हेयर से पास आउट होते हैं। अगर हेयर से पास आउट हो जाते हैं तो आगे जो नेज़ल म्यूकोजा है वो म्यूकस को सिक्रेट करते हैं, फ्लूइड को सिक्रेट करते हैं, तो वो फ्लूइड उसी स्मॉल सब्सटेंसेस को ट्रैप करते हैं। लेकिन फिर भी अगर बहुत छोटे स्मॉल छोटे छोटे सब्सटेंस हैं जो कि इसी म्यूकस से भी पास आउट होते हैं, तो आगे जो हमारे एल्वेलाई है उसमें मैक्रोफेजेस होते हैं, वो उसको एनगल्फ करते हैं। अगर मैक्रोफेजेस से भी बच जाए तो फिर वो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक को इरिटेट करते हैं, और इरिटेशन की वजह से फिर रिफ्लेक्सेस प्रोड्यूस होती है इन अ फॉर्म ऑफ स्नीजिंग, इन अ फॉर्म ऑफ कफ। अगर लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में डस्ट पार्टिकल है तो कफ रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होगा। अगर अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में डस्ट पार्टिकल है तो फिर स्नीजिंग रिफ्लेक्स जो है वो प्रोड्यूस होगा। स्नीजिंग और कफिंग दोनों का मकसद क्या होता है? कि उसी जो डस्ट पार्टिकल हमारे ट्रैक के अंदर चली गई है उसको रिमूव किया जाए, एक्सपेल्ड आउट किया जाए। इसके अलावा सिक्रीशन ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्टेरेज, सिक्रीशन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो हमने बात की थी फ्लूइड बैलेंस में भी, होम्योस्टेसिस में भी और किडनी में भी, कि ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में जब एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होती है एंजियोटेंसिन 2 में, तो उसके लिए एक एंजाइम ज़रूरी होती है दैट इज़ कॉल्ड angiotensin converting enzyme. So basically that enzyme is produced by the endothelial cell of the pulmonary capillaries that present in the lungs. इसके अलावा डिफेंस मैकेनिज़्म, मुख्तलिफ जो टॉक्सिक मटीरियल है उससे हमारी बॉडी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे? जो एल्वेलाई की लाइनिंग होती है वहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ डिफेंस सेल्स होते हैं लाइक WBC, leukocytes, macrophages, mast cell, natural killer cell and dendritic cell. These all cell are defense cell which is present in the lining of the alveoli.
तो अगर कोई ऐसा पार्टिकल चले जाए जो टॉक्सिक हो तो ये डिफेंस सेल उसको किल करते हैं। इसके अलावा जो एयर पैसेज होता है पूरा फ्रॉम द नोज टू द लंग्स, इसकी लाइनिंग के ऊपर जो उसका लाइनिंग होता है एपिथेलियल लाइन, वो कुछ इननेट इम्यून फैक्टर रिलीज करते हैं। इननेट का मतलब है बाय बर्थ वो प्रोड्यूस करते हैं, लाइक डेफेंसिन्स एंड कैथलेसिडिन्स। ये दो केमिकल्स होते हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल इन नेचर है, एज ए एंटीबायोटिक वो काम करते हैं। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम इज़ द एसिड बेस बैलेंस। एक एसिड बेस बैलेंस हमने किडनी में पढ़ा था कि वो मेटाबॉलिक जो एसिड और बेस होते हैं उसको बैलेंस करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एसिड बेस है वो रिस्पिरेटरी होगा। रिस्पिरेटरी एसिड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ वॉलेटाइल एसिड हम इसको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ये बॉडी में रह जाती है तो इट कंबाइन विद द वाटर एंड फॉर्म कार्बनिक एसिड, ठीक है। तो इसकी रिमूव करना भी बॉडी के लिए ज़रूरी है। किस तरह होती है ये रिएक्शन? हमारे पास जब बॉडी के अंदर सेल के अंदर ऑक्सीडाइज रिएक्शन होती है ऑफ द फूड, तो इसकी एंड में क्या बनते हैं? सेल के लेवल के अंदर ऑक्सीजन जब फूड मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होते हैं सो इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जब ब्लड में वाटर के साथ मिल जाती है सो इट फॉर्म कार्बनिक एसिड, तो इससे ब्लड की एसिडिटी बढ़ जाती है, तो हमारा बॉडी का पीएच जो है वो फिर लो हो जाती है। उसको हम रिस्पिरेटरी एसिडोसिस कहते हैं। रिस्पिरेटरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज़ ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड। किडनी में हम इसको मेटाबॉलिक कहते थे क्योंकि वो ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म होते थे, ठीक है। सो इनसाइड द ब्लड ये एट फॉर्म कार्बनिक एसिड, ठीक है, एंड कार्बनिक एसिड इज डिसोसिएट इनटू द हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट। और लंग्स, ये हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट हमारे पास जाती है इनटू द लंग्स। लंग्स में अगेन ये दोनों कंबाइन होकर कार्बनिक एसिड बनेगा और कार्बनिक एसिड फिर डिसोसिएट होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर डिपेंड करते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर बॉडी से लॉस होते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये बॉडी से लॉस नहीं होती तो ब्लड में इसका लेवल बढ़ जाती है एंड काज रिस्पिरेटरी एसिडोसिस। और रिस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होगा कि पीएच ऑफ द बॉडी जो है वो 7 से कम हो जाएंगे, जो हमारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको रिमूव करना भी ज़रूरी है। सो ये था आज का लेक्चर अबाउट द रिस्पिरेटरी सिस्टम। जनरल ओवरव्यू हमने डिस्कस की, ठीक है। आगे हम फिर स्पेसिफिक उसमें जाएंगे। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग फिर पूछ ले। थैंक यू वेरी मच।